नया टॉपिक शुरू होना शेड हो गई कंप्लीट। अच्छा कल वो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन हो गए थे, इसमें 2-3 क्वेश्चन थे जो हमने छोड़े थे और ये कहा था कि आप कर लेंगे इस तरह से, तो आपने किए भी होंगे। चलो लिखो, प्रश्न लिखो जल्दी से ऑन करिए। ये ऑन करिए। ठीक, अच्छा इधर से तो प्रश्न लिखिए आप लोग, बेटा लिखिएगा। एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन की पार्टी, भैया जल्दी लिखना शुरू करो, जहां से जगह मिले वहीं लिखो, घंटे और पन्ने पलटोगे ये करके छोटे बच्चों की तरह, गलत बात बेटा। एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन की पार्टी का आयोजन रखा। एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन की पार्टी का आयोजन रखा। एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन की पार्टी का आयोजन रखा जिसमें उसने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया। आगे लिखो बेटा। वहां पर एक व्यक्ति बिना बुलाए ही चुपचाप से घुस आता है। वहां पर एक व्यक्ति बिना बुलाए ही चुपचाप से घुस आता है। लिखा भैया? आगे लिखिए। यदि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता हो तथा वहां पर कुल 152 बार 152 बार हाथ मिलाए गए हो 152 बार हाथ मिलाए गए हों तो बताइए कि व्यक्ति ने पार्टी में कितने मेहमानों को आमंत्रित किया। व्यक्ति ने पार्टी में कितने मेहमानों को आमंत्रित किया। बेटा बताना चाहेंगे आंसर? शाबाश, जल्दी से शुरू हो जाइए।
77 गलत बेटा। और बताना चाहिए 75। अच्छा और कोई 74। अच्छा और बताइए 76। अच्छा और कोई आंसर? अगर आप में से किसी को फॉर्मूले की आवश्यकता है, जैसे आपने सुने होंगे इसके फॉर्मूले हुआ करते हैं, है ना, कि अगर कहीं पर कुछ लोग मौजूद है और हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट देता है, तो कुल बांटे गए गिफ्ट बेटा, कुल बांटे गए गिफ्ट का एक फॉर्मूला होता है। कुल बांटे गए गिफ्ट का फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू n माइनस 1। ठीक है, ये होता है, ये कुल बांटे गए गिफ्ट का फॉर्मूला होता है। और अगर मान लो हर एक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल मिलाए गए हाथ, कभी कभी क्या होता है, हाथ मिलाने के अलावा पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता भी होती है, आपस में पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता, या कभी कोई मैच भी होता है दो लोगों के बीच में, तो कुल मिलाए गए हाथ या कुल खेले गए मैच, कभी कभी वो मैच की बात भी कर लेते हैं। तो कुल खेले गए मैच या कुल मिलाए गए हाथ, अगर इनको पूछा जाए तो इनके लिए फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू n माइनस 1/2। ये फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले आपके, ठीक है। और इन दोनों ही फॉर्मूलों में सर, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इनकी अगर बात करें तो इनमें जहां पर n बराबर होता है मौजूद लोगों की संख्या, वहां जितने लोग मौजूद हैं, मौजूद लोगों की संख्या बेटा, इसी को n कहते हैं। जो भी नंबर ऑफ पीपल वहां पर हैं उनको कहते हैं n। ये फॉर्मूले आपको बताएगा, क्या इनकी मदद से कुछ काम बन पाएगा? देखिए बताएं बेटा, n मतलब होता है मौजूद लोगों की संख्या। आप आया सर? कुछ तो भी करवाऊंगा उसको। चलिए शुरू करते हैं। सर देखिएगा, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, आप प्लीज समझिएगा, सवाल उतना सीधा है नहीं जितना आपको लग रहा है। मतलब ये भी अगर मन में एक बात आ सकती है कि मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, इससे सवाल हो जाएगा, तो बेटा इतना सिंपल नहीं कि तुम n की वैल्यू रखो आंसर आ जाए, ऐसा है नहीं इसमें। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैंने एक पार्टी का आयोजन रखा है यहाँ पर, ठीक है। पार्टी में मैंने कुछ मेहमानों को बुलाया, ठीक है। एक व्यक्ति बिना बुलाए चुपचाप से आ गया अंदर, ठीक, पार्टी शुरू हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि पार्टी का कल्चर ये होता है, कभी भी आप किसी भी पार्टी में जाते हैं तो शिष्टाचार ये कहता है कि जिसने बुलाया, जो होस्ट है, आप उससे भी आकर पहले मिले। ये नहीं कि आते ही खाने पे शुरू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने बुलाया पहले पर उससे मिल लें, भैया हम आ गए और बढ़िया, आप कैसे हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद में चलिए अब खाने की तरफ टूट पड़ते हैं। लेकिन बाद में समझ गए आप गलती क्या करते हैं? जब आप पार्टी में जाते हैं तो अरे मिलते तो रहेंगे, चलिए कोई नहीं। तो शिष्टाचार ये कहता है कि जो होस्ट है, जिसने आपको इनवाइट किया, पहले उससे मिल लें। तो मिलने का मतलब होता है उसे हैंडशेक करना या हाथ मिला लेना, ये शिष्टाचार भेंट होती है।
तो ठीक है, लोग मेरे पास पार्टी में आए, हर एक व्यक्ति हमसे भी हाथ मिला रहा है और साथ ही साथ आपस में भी आप लोग मिलते हैं। तरीका ये होता है जब आप कहीं पर जाते हैं और भले आप कहीं पर खड़े हो पार्टी के अंदर और 2-4 लोग और भी हैं जिनको आप जानते तक नहीं, लेकिन आप फिर भी हैंडशेक कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और भाई आप कौन, आप कैसे, कहां से, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही मुलाकात होती है, शिष्टाचार इसे बोलते हैं, नहीं जानते हुए भी हाथ मिलाना, ये शिष्टाचार बैठ के रहती। तो बेटा क्या हुआ कि पार्टी में सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, प्लस सब हमसे भी हाथ मिला रहे थे, सब कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था। एक व्यक्ति चुपचाप बिना बुलाए आ गया था। अब वो आ गया तो वो हमसे तो हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि हमसे मिलाएगा हाथ तुरंत हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने तुमको तो बुलाया नहीं, तुम कैसे। तो वो हमारे अलावा बाकी सबसे तो हाथ मिलाएगा। बाकी लोगों को क्या पता कि ये बिना बुलाए वाले हैं, उनको तो यही लगेगा जैसे हम बुलाए गए वैसे ये भी बुलाए गए होंगे, तो वो बाकी सबसे हाथ मिलाएगा। यही मतलब होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे बेटा? वो बाकी सबसे हाथ मिलाएगा। तो हमने आपको कुल मिलाए गए हाथ कितने बताए थे? हाँ, पढ़िए कितना लिखा था? 152। तो एक काम कर लेते हैं ऐसे सवालों के लिए कि हमने आपको बोला कि कुल मिलाए गए हाथ 152 है। अगर वो व्यक्ति मान लो उसको भी ईमानदारी से बुलाया गया होता, वो भी ईमानदारी वाला व्यक्ति होता, तो बेटा अब वो हमसे भी हाथ मिलाता, और अगर हमसे भी मिलाता तब कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 152 ना होती, तब कितनी होती? 153। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सब ईमानदारी वाले गेस्ट हैं, सबको इनवाइट किया गया है। तो अब कुल मिलाए गए हाथ पता है कितने हो चुके हैं? 153। अब कुल मिलाए गए हाथ हो गए बेटा 153। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? 153। आपको ईमानदारी से पहले सॉल्व करना सिखाते हैं। तो कुल मिलाए गए हाथ 153, तो कुल मिलाए गए हाथ की जगह 153 लिख सकते हो। तो सवाल सॉल्व कैसे होगा? 153 बराबर n इंटू n-1/2। बेटा आप बताइए इस फॉर्मूले में जहां पर कुल मिलाए गए हाथ लिखा है, क्या इसकी जगह पर 153 लिख सकते हैं? लिख दिया, बराबर n इंटू n-1/2। 2 का गुणा इधर कर दो, कितना होगा बताओ? 306 बराबर है n इंटू n-1। क्यों भाई, सही चल रहा है? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का n-306 और बराबर में कितना? 0। बेटा फैक्टर कर पाओगे? बोलो भैया, कर पाओगे कि नहीं? बिल्कुल कर लोगे। बोलो माइनस का, बेटा माइनस का, माइनस का 18n प्लस का 17n। चेक करिए हम सही लिख रहे हैं? चेक करो बेटा, 18 और 17 का गुणा करो, क्या 306 होता है? होता है बेटा, चेक करना, होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब माइनस 18n प्लस 17n, आपको ये तो पता ही होगा कि इसको इस रूप में बदलना। हाँ, n कॉमन ले लिया, अंदर आया n-18 प्लस का 17 कॉमन ले लिया, अंदर बचा n-18 बराबर का 0। बेटा दो कोष्टक बने, एक बना n प्लस 17 और एक बना n-18 बराबर का 0। अब n की, भाई n प्लस 17 बराबर 0 करते हो तो n की वैल्यू आ जाती है -17। लोग कभी माइनस में हो नहीं सकते। तो बेटा n-18 बराबर 0 करोगे तो n बराबर आ जाएगा 18। तो 18 लोगों की संख्या आ गई, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। वहां पर कुल मौजूद लोग, वहां पर कुल मौजूद लोग, बेटा ध्यान देना, वहां पर कुल मौजूद लोग, अभी साथ में नोट ना करना प्लीज, वहां पर कुल मौजूद लोग जो निकल कर आए वो पता है कितने आए? 18। अब ध्यान देना, इन 18 में कौन कौन होगा? इन 18 में से एक व्यक्ति, बेटा एक व्यक्ति होगा बिना बुलाए वाला, एक व्यक्ति बिना बुलाए वाला, वो भी तो होगा। एक व्यक्ति बिना बुलाए वाला, एक तो वो होगा। अच्छा, इन 18 में से एक व्यक्ति होगा पार्टी देने वाला, होस्ट, जिसने पार्टी का आयोजन किया। अरे संजय सर कह लो, पार्टी देने का, ठीक है। एक व्यक्ति हो गया ये, बोलो क्या आप सही बोल रहे हैं? एक व्यक्ति हो गया पार्टी देने वाला, वो भी तो उसी पार्टी के अंदर मौजूद था, ठीक है। तो बेटा अब आप ये बताइए कि चलिए दो तरीके के लोग हो गए, एक व्यक्ति हमने ये अलग कर दिया, एक व्यक्ति 18 में से 2 अलग कर दो, बचे कितने? 16। तो 16 व्यक्ति होंगे, 16 व्यक्ति वो होंगे जो मेहमान बुलाए गए, जो मेहमान बुलाए गए हैं। अब देखो सवाल क्या था अपना, वो पढ़ो बेटा। सवाल क्या था बताओ जरा, तो बताइए कितने मेहमानों को पार्टी में आमंत्रित किया गया?
तो बेटा कितने मेहमानों को पार्टी में बुलाया गया? 16 को बुलाया गया। अगर पूछा होता कि पार्टी में, प्लीज अभी भी नोट मत करना, अभी भी नोट मत करना, समझिए, पार्टी में कितने मेहमानों को बुलाया गया? आंसर है 16। पार्टी में कितने मेहमान मौजूद थे? तो 17। बुलाया कितनों को गया था? 16। और पार्टी में कितने मेहमान मौजूद थे? 17। आपको बता दें ये जो एक बिना बुलाया वाला था, सॉरी ये वाला, ये भी बेटा मेहमान ही था। इसको बोलते हैं बिन बुलाए मेहमान। ये शब्द सुना होगा, लेकिन इसके भी तो नाम के आगे मेहमान लगता है। बिन बुलाए सही, लेकिन मेहमान तो है। तो पार्टी में कितने मेहमान मौजूद थे? 16 और 1 17। पार्टी में कितने मेहमानों को बुलाया गया? 16। पार्टी में कितने लोग मौजूद थे? लोग भैया लोग कितने मौजूद थे? क्या मेरी बात समझ रहे हैं भैया? इसलिए पहले समझ लीजिए, नोट मत किया करिए। पार्टी में कितने लोग मौजूद थे? 18। कितने मेहमानों को बुलाया गया? 16। कितने मेहमान थे? 17। 3 सवाल बनते हैं, ठीक है ना। ये कभी आया करता था मेंस में, जब हम मेंस दिया करते थे तो मेंस में सवाल इस तरह के मिला करते, लेकिन अब बेटा आप लोगों के बेसिक एग्जाम्स में भी मिलने लगे सवाल, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, ये तो हो गया ईमानदारी का रास्ता। अब आपको शॉर्टकट सिखाते हैं, बेईमानी। इसीलिए कह रहे हैं बार बार नोट मत किया करो, तुम लोग को नोट करने की बहुत जल्दी रहती है। देखो बेटा, आओ एक बेईमानी का रास्ता सिखाते हैं। देखो, कभी भी बेटा अगर आपको कुल बांटे गए गिफ्ट, अगर कुल गिफ्ट की संख्या दे दी जाए, कभी भी किसी सवाल में कभी भी कुल गिफ्टों की संख्या दे दी जाए करे कभी भी, तो एक काम किया करो, डायरेक्ट तुमको हम शॉर्टकट बता रहे, मतलब सेकंडों में आंसर कैसे आएगा। ये जो दुनिया भर का तामझाम किया है, ये द्विघात समीकरण, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखना कैसे, अगर कभी भी कुल गिफ्ट दिए जाए तो क्या करना, और हाथ दिए जाए तो क्या करना। तो कुल गिफ्ट दिए जाए तो करना यह कि जो भी कुल गिफ्ट दिए गए, आप इनके क्रमागत गुणनखंड कर लेना। क्रमागत गुणनखंड बेटा, क्रमागत गुणनखंड, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव फैक्टर्स। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इनको कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव फैक्टर्स। हाँ, प्रोनाउंसिएशन अलग है और लिखते अलग है। कंसेक्यूटिव फैक्टर्स कर लेना बेटा। क्रमागत गुणनखंड होते क्या है, आप देखते हैं। जैसे ऐसी दो संख्याएं जो क्रम से हो, अगल बगल की हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो, जैसे 17 18, 20 21, 25 26, 11 12, कोई भी ले सकते हो। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 1 हो, या ये कह सकते हो दो संख्याएं जो अगल बगल की हो, वो गुणनखंड कर लेना बेटा। और गुणनखंड करने के बाद इनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी, इनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी, इनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी, जो भी बड़ी संख्या होगी, वही मौजूद लोगों की संख्या होगी। वही मौजूद लोगों की संख्या होगी। वही मौजूद लोगों की संख्या होगी। ये डायरेक्ट आंसर आता है, मौजूद लोगों की संख्या होगी। जो भी बड़ी संख्या होगी वही मौजूद लोगों की संख्या होगी। आइए, पेन नहीं चलाना, ओरल सुनो, ओरल, पेन मत चलाना। एक पार्टी में कुछ लोग थे, मान लेते हैं एक पार्टी में कुछ लोग थे, वहां पर हर एक व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया। टोटल गिफ्ट बांटे गए 30 लोग कितने? 6। 30 के फैक्टर करो, 5 6 का 30। अगल बगल के करने, लगातार की दो संख्या लेनी, 5 6 का 30। बड़ी संख्या बताओ, 6 लोग मौजूद थे। नहीं समझ में आया। एक पार्टी में कुछ लोग मौजूद थे, हर एक आदमी ने हर एक आदमी को एक गिफ्ट दिया। टोटल गिफ्ट बांटे गए 90 लोग कितने? 10। अब आपको देखिए शायद 3 या 4 सेकंड में आंसर मैक्सिमम आ रहा है, इतना ही समय लगना चाहिए। अच्छा, ये हो गया गिफ्ट के केस में। अगर बेटा इसकी जगह हमको हाथ बोले गए होते कि कुल मिलाए गए हाथ, अगर बेटा कुल मिलाए गए हाथ दे दिए जाए, कुल मिलाए गए हाथ, जैसा कि अपना ये सवाल है, तो अगर कभी भी कुल मिलाए गए हाथ आपको दे दिए जाए पहले से, तो क्या करें सर? तो ये करना कि आप इसमें पहले आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। पहले 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 2 का गुणा करने के बाद जो संख्या आए, फिर उसके करना क्रमागत गुणनखंड, फिर उसके करना क्रमागत गुणनखंड, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बेटा। फिर इसके करना क्रमागत गुणनखंड, फिर इसके आप क्रमागत गुणनखंड कर लेना बेटा, क्रमागत गुणनखंड। ध्यान रखना, हाथ वाले केस में क्या करना है, पहले 2 का गुणा, फिर जो आए उसके क्रमागत गुणनखंड। और क्रमागत गुणनखंड करने के बाद बेटा इनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी, इनमें से जो गुणनखंड करोगे ना, तो इनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी, जो भी बड़ी संख्या होगी सर,
जो भी बड़ी संख्या होगी वही लोगों की संख्या होगी वही मौजूद लोगों की संख्या होगी जो भी बड़ी संख्या होगी बेटा वही मौजूद लोगों की संख्या होगी। ठीक है, डायरेक्ट आप बिना पेन चलाए आप ओरल सवाल निपटा सकते हैं। चलो ध्यान देना कैसे, सवाल की बात करें, शुरू करें। जैसे हमने एक बात कही आपसे, एक जगह पे कुछ लोग मौजूद थे लोग, वहां पर हर एक आदमी से एक बार हाथ मिलाता है। वहां पर कुल 36 बार हाथ मिलाएगा। 36 लोग कितने? 9। भाई कुल मिलाए गए हाथ उन्हें कितने बोले? 36 का दुगना 72 के फैक्टर करो, 72 बड़ी संख्या। ना आंसर करो का क्या मेरी बात समझ लो। एक जगह पर कुछ लोग मौजूद लोग थे, उनमें से हर एक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है। वहां पर कुल 28 बार हाथ मिलाएगा। 28 बार लोग कितने? 8 सर। 28 दूना 56 के फैक्टर। आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? मैं क्यों कह रहा था कि नोट ना करो, क्योंकि आपको सच में इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेपर में ये करके आंसर निकालोगे, ये तो कॉन्सेप्ट है जो बताया जाता है। आप जरा मुझे देखकर बताओ, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे इनमें से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल वहां पे आपने किया है? क्या किसी का हुआ? बिना इनके आंसर आना ना, तो यही करना ही है पेपर में। बात समझ पा रहे हैं? अब आ जाइए अपने सवाल पे। अपने सवाल में हमने कुल मिलाए गए हाथ कितने बोले? 152 बोले थे पहले। कितने बोले थे? 152। लेकिन इस सवाल की एक खराबी थी कि इसमें एक व्यक्ति बिना बुलाया गया था। तो बिना कभी भी इस तरह के सवाल हो तो वो व्यक्ति जो बिना बुलाए वाला है, बेईमानी वाला, उसको भी आप ईमानदारी वाला मेहमान मान लेना थोड़ी देर के लिए। अगर ईमानदारी वाला मेहमान मानोगे तो बेटा जाहिर सी बात है कि एक बार हाथ मिलाना बढ़ जाएगा। वो जो होस्ट है, जो मेजबान है, उससे और हाथ मिलाएगा। जाहिर सी बात है बेटा। तो कुल मिला के आपको एक बार हाथ मिलाना बढ़ा लेना है। तो 152 से बढ़ा के कितना कर लोगे? नहीं समझ में आया? अगर मान लो पार्टी दी होती हमने और हमारे पिताजी ने, पिता और पुत्र ने मिलकर पार्टी दी होती, तो अब पता है आपको बाद में कितने हाथ बढ़ाने पड़ते? 2। वो व्यक्ति अगर चोरी करेगा, मुंह चुराएगा, तो पता कितने लोगों से चुराएगा? 2 लोगों से। बाकी सब थोड़ी ना चुराएगा, बाकी सब तो साथ में मेहमान ही। क्या दिक्कत है? समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट? तो बेटा तब आखिरी में आप कितने हाथ बढ़ा दोगे? 2 बढ़ा दोगे। अब चूंकि एक व्यक्ति ने पार्टी दी है तो एक बढ़ा, 152 में एक बढ़ा 153। तो कुल मिलाए गए हाथ कितने हो गए? 153 का दुगना 106 के फैक्टर। आंसर आ गया है। क्या बात समझ में आई? तो कुल मौजूद लोग आ गए 18। लेकिन समस्या एक है कि कुल मौजूद लोग पूछे ही कहां थे? पूछा गया था कि बुलाया कितने लोगों को गया था? बुलाया तो 18 लोग मौजूद थे। 18 में से एक तो वो हटा दो, मेजबान जिसने पार्टी दी थी। भाई उसी हॉल के अंदर ही सब मौजूद लोग 18 थे सब, तो उनमें से मेजबान भी तो मौजूद था। तो बेटा 18 में से वो एक मेजबान पहले लग करो, बचे कितने? 17। अब 17 में से एक बिना बुलाए वाला वो लग करो, तो बुलाया कितने? आंसर क्या समझ में आ गया? अच्छा, तुम सब बिल्कुल फॉर्म में लग रहे हो, मूड में लग रहे हो कि आप गुरुजी सवाल बोलो, ना कर पाए तो कहना। तो एक काम करो, नोट वोट तो होता ही रहेगा, हम ड्रप नहीं करेंगे बिल्कुल। कोई भी भैया परेशान मत होना, विश्वास मानो हम नहीं हटाएंगे। आप एक सवाल जल्दी से कर दो। सेम पुराना वाला क्वेश्चन है, पुराना वाला पूरा क्वेश्चन है। एक पार्टी में कुछ लोग मौजूद है, हर एक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है। एक व्यक्ति वहां चुपचाप घुसाता है। यहां तक ठीक है? यदि वहां पर कुल मिलाए गए हाथ, अब मैं बोलने जा रहा हूं, वहां पर कुल मिलाए गए हाथ जो हैं 54 है, बोल रहे हैं 54, 54 है। वहां पर कुल मिलाए गए हाथ 54, 54। तो लोग कितने मौजूद थे? एक्सीलेंट। आपको पता है ये सीरियसली इतनी जल्दी आंसर आने वाला सवाल है नहीं। तो वहां पार्टी में कुल कितने लोग मौजूद थे? 11। अब मेरा प्रश्न यह है कि पार्टी में कितने मेहमानों को बुलाया गया? 9। कितनों को? 9। यही आंसर है, शाबाश। 9 लोगों को बुलाया गया। पार्टी में कितने मेहमान मौजूद थे? और पार्टी में कुल कितने लोग मौजूद थे? 11। तीनों सवालों के जवाब मिल चुके। भैया हो पाया? सही बात है सर। 54 था, 54 में एक बढ़ाना पड़ा होगा क्योंकि बिना बुलाए वाला भी था। तो 55 का दुगना के फैक्टर 11 था 110। कुल लोग होगा 11। बाकी आप समझदार हो, ठीक? अब नोट करो जल्दी से, नया टॉपिक शुरू करते हैं।
ये आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट खत्म किया है, आपको बता दें, ये एक सवाल नहीं है, दरअसल एक कॉन्सेप्ट है, हाथ मिलाने वाला और गिफ्ट बांटने वाला, पूरे कॉन्सेप्ट खत्म किया आपने। तो आप लोग ये बेटा द्विघात समीकरण बना के मत सॉल्व करना आपसे, ठीक है? इसमें टाइम भी लगता है, फैक्टर करने में बड़ा सोचना पड़ता है कि प्लस वाला ले कि माइनस वाला ले, ये कुछ नहीं करना। आप वो शॉर्टकट बेईमानी वाला रास्ता अपनाना, वो ज्यादा सही रहेगा। एक शीट आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे एनालॉजी की, दरअसल उसके मुझे लिखने थे क्वेश्चन पहले, तो वो क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो उस समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा और उसमें कोई फायदा नहीं है, तो मैं आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा एनालॉजी की शीट। उसमें सारे नंबर की एनालॉजी, सभी संख्याओं की एनालॉजी में क्या होता है कि जैसे आप लोगों को एक नॉर्मल सा सवाल दे दिया जाता है, आमतौर पे बोल दिया जाता है जैसे 24, फिर दे दिया बेटा आपको मान लेते हैं 56, और फिर इन्होंने लिख कर दे दिया मान लेते हैं 38, और फिर हमसे पूछ लिया, तो ऑप्शन भी दिए जाएंगे तभी कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन के बिना नहीं पॉसिबल है। तो ये नंबर्स एनालॉजी मतलब कही जाती है। तो इसका एक पूरा शीट आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, ठीक है? तो आप घर पे पहले प्रयास कर लेना उसको, और उसके बाद उसके हम आंसर बोल देंगे, तो जो आपको नहीं आए होंगे वो हम बता देंगे। बात समझ रहे? तो ये भी एक जरूरी है। और इसमें एक नए तरह के सवाल पेपर में आप देखना हो अब आ रहे हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि वो एनालॉजी को इतने पे ही नहीं रोकते हैं, वो कार्यक्रम को और आगे तक ले जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे 24 56 क्या दिया, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना, बयासी, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने क्या दिया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या दिया, जैसे मान लेते हैं कि 18, और फिर पूछ लिया क्या। आपने देखा होगा एनालॉजी में वो स्टेप बढ़ाते चले जाते हैं पेपर, ठीक है? तो ये प्रश्न भी आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे, एक शीट आपको दे देंगे, प्रॉबेबली कल ही दे देंगे आपको, आज तो नहीं पॉसिबल है, कल दे पाएंगे। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, नोट हो गया? वैसे इसका आंसर क्या होगा ये तो बताओ। 44 देख लो भाई, 44। देखो इसमें लॉजिक क्या है, वैसे तो मैं आपको बताऊं आंसर बहुत सारे सोच सकते हो, लेकिन ऑप्शन देना आवश्यक है, बिना ऑप्शन के पॉसिबल नहीं। हमने जो ये क्वेश्चन बनाया अपने मन में सोच के, मेरे मन में आइडिया क्या था, मैं अगर ऑप्शन देता तो इसी हिसाब से देता। ऑप्शन हमने किस हिसाब से बनाया, 24 दूना 48, 48 में इकाई काम क्या है, इकाई काम
8, वही 8 जोड़ा, 48 में 8 जोड़ो 56, 38 दूना 76, 76 में इकाई का क्या है 6, वही 6 जोड़ा, 76 में 6 जोड़ो 82, 18 दूना 36, 36 में इकाई का अंक बताओ 6, 36 और 6 42। हम अगर ऑप्शन देते तो आपको 44 कभी ना देते, हम देते तो 42 ऑप्शन देते और भी दे देते। कहने का मतलब मेरी सोच में ये था क्वेश्चन बनाने के पीछे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सोच हो सकती है, तो इसके लिए ऑप्शन बहुत आवश्यक होता है। चलिए बेटे हटा दें, रब कर दें, चलो आइए शुरू करते हैं। कार्यक्रम आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है, ध्यान देना। इनइक्वलिटीज या असमानताएं कह सकते हैं, ये होती क्या चीज है ध्यान से समझिएगा कि कोई भी एक संख्या जो है उसका किसी दूसरी संख्या से क्या क्या रिलेशन हो सकता है। कि कोई एक संख्या जो है बेटा वो किसी दूसरी संख्या से, ये कोई संख्या फर्स्ट है, ये कोई संख्या सेकंड है, तो कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या से या तो बड़ी हो सकती है भैया, बड़ी हो सकती है, या फिर छोटी हो सकती है, या फिर बराबर। इन तीनों के अलावा तो कुछ नहीं हो सकती, या बड़ी होगी या छोटी या बराबर, इन तीनों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बेटा इस दुनिया में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें, तो गणितीय संक्रियाओं की बात करें, तो संख्याओं के बीच में दुनिया में केवल 3 संबंध होते हैं कि ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल, बड़ा, छोटा और बराबर। केवल 3 रिश्ते इस दुनिया में होते हैं, बड़ा ये निशान है, छोटा ये और बराबर ये। केवल 3 रिश्ते इस दुनिया में होते हैं, ठीक है, केवल 3 रिश्ते होते हैं। अब जैसे आप सभी जानते हो, ये जो खुला हुआ हिसाब किताब होता है, ये जो खुला हुआ मुंह होता है, जिसकी तरफ होता है उसको बड़ा बड़ा कहते हैं, और जिसकी तरफ ये बंद होता है, ये नोक होती है, क्लोज होता है, वो छोटा। चलिए पढ़ के बताइए, आप सभी पढ़कर बताइए कि बेटा ये क्या लिखा है, बी बड़ा है क्यू से। बहुत बढ़िया, चलिए अब बता दीजिएगा जल्दी से बेटा क्या लिखा है, जल्दी। हाँ आप एक बात ध्यान दीजिएगा सर, पहले आप सबने मिलकर एक साथ एक बात बोली और बिल्कुल सही बोली थी, P बड़ा है Q से। जब बात इस पर आ गई तो आप ये जब पूछना शुरू किया तो आप में से कुछ आंसर अलग अलग होने लगे, और जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे कोई भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि A छोटा है B से, कुछ कह रहे हैं कि B बड़ा है A से, बोल दोनों लोग सही है। अब समस्या ये कि इसमें आपके बीच ऐसी स्थिति नहीं थी, इसमें सब लोग एक साथ एक ही बात कह रहे थे मिलकर, लेकिन इसमें 2 बातें कहने लगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनुष्य का मस्तिष्क का स्वभाव होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो ये निशान बड़ा वाला जिसकी तरफ लगा होगा, हमेशा आपका ध्यान उसकी तरफ पहले जाता है। ये मस्तिष्क का स्वभाव होता है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें गलती आपकी नहीं है। इसमें ज्यादातर या कुछ लोगों के मन में एक बात आई होगी, सर B बड़ा है ऐसे, वो भी सही रहे, लेकिन पढ़ने का सही तरीका है A छोटा है B से। ध्यान रखना, किसी भी बात को लिखने का, पढ़ने का, बोलने का जो सही क्रम होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दाएं होता है। आप बताइए मुझको कि बेटा आप बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, एक शब्द है, क्या लिखा है? मार कहीं नहीं पढ़ रहे, मार कहीं नहीं पढ़ रहे, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप सबको पता है कि पढ़ने का सही सीक्वेंस यहीं से होता है, बाएं से दाएं। सही बात है, बताइए बेटा ये कितना लिखा हुआ है? 47 क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो पढ़ने का सही क्रम बाएं से दाएं होता है। अगर आपको मैं क्वेश्चन बोलना शुरू करता हूँ, अपनी कॉपी में भी लिखते हो, मैंने कहा कि यदि किसी पार्टी में, तो आप ऐसे लिखते हो कि मेरे ख्याल से यदि किसी पार्टी, ऐसे लिखते होगे? नहीं लिखते हो आप, ऐसे कभी नहीं लिखते हो, आप उधर की तरफ जाते हो,
यदि किसी पार्टी में, क्यों बेटा सही है, हमेशा बाएं से दाएं, किसी भी चीज को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का सही ढंग होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट। तो बाईं तरफ जो निशान है आपको उसका ही सम्मान करना है। इसके बोलने का जो सही मैनर, सही डिसिप्लिन होता है, दैट इज ए छोटा है बी से, यही ज्यादा सही तरीका माना जाता है। बात वो गलत नहीं है कि बी बड़ा है ऐसे, लेकिन बोलने का सही तरीका क्या होता है बेटा, ए छोटा है बी से। अच्छा, इसी कारण से इन निशानों की पहचान भी बनाई गई। इस समय देखो ये जो निशान तुमको दिख रहा है, इसमें बाईं तरफ कैसा दिख रहा है, बाईं तरफ बड़ा, इसलिए बड़ा बोला। इस समय देखो इसमें बाईं तरफ कैसा दिख रहा है, छोटा, इसलिए बेटा छोटा बोला। क्या हमारी बात समझ में आ रही भैया? पल्ले पड़ रहा है, सीधे होके बैठो बेटा। अगर मान लो ये स्थिति दे दी जाए, ये स्थिति दे दी जाए बेटा, अब बताओ क्या पढ़ोगे? P बड़ा तथा बराबर दोनों है, दोनों है। इसको पढ़ते हैं P या तो बड़ा है या बराबर है। क्यों से या बोलते हो कि या बोलते हो? ये कभी मत बोलना कि P बड़ा भी और बराबर भी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी उम्र तुमसे ज्यादा भी और तुम्हारे बराबर भी? ऐसा नहीं हो सकता सर, या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी, है ना? तो अच्छा, इस चैप्टर की विशेषता क्या है कि इसमें मुख्य रूप से आपको, इसमें इतना सरल होता है, इतना सरल होता है कि आमतौर पे इस चैप्टर में हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है अपने आप कि हाँ चैप्टर वाकई में बहुत आसान है, समझ में आ गया, गलती भी नहीं होगी। और जहां पर यह विश्वास आ जाता है कि अब गलती नहीं हो सकती, वहीं पर गलती होने की गुंजाइश बनने लगती है। हमेशा ध्यान रखना, धोखा वहीं मिलता है जहां पर विश्वास ज्यादा होता है। ये सच है ना? तुम लोग की मुस्कुराहट ये बता रही है कि अनुभव है। कोई अनुभव होना चाहिए, दिल जले तुमने भी देखी है। चलो कोई बात नहीं, है ना? तो बेटा इस चैप्टर में आपको कथन दिए जाते हैं, आपको कथन दिए जाते हैं और सर निष्कर्ष दिए जाते हैं। और बहुत छोटी सी बात है, एक नियम होते हैं इसमें कि जो भी नियम होते हैं बेटा वो कथन के लिए होते हैं। और छोटे मोटे 5 नियम होते हैं, 5 नियम कथन के लिए हम कल बताएंगे और उनको लेकर प्रश्न। उसके बाद में आपको एक मजे की बात बताएं कि इसमें कथन निष्कर्ष में आपको जब ये पूरा सीख लोगे इक्वलिटीज, तो आपको इसी में हम साथ में जोड़ के डेटा सफिशिएंसी के जो सवाल है, डेटा सफिशिएंसी हिंदी में कहते हैं आंकड़ा अनुलग्नक, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा आंकड़ा अनुलग्नक, या एक नाम से और इसको रुखसत किया जाता है जमाने के द्वारा, आंकड़ा पर्याप्तता। आंकड़ा पर्याप्तता कुछ किताबों में इस नाम से मिल जाता है। तो बेटा इस चैप्टर में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके, तो वो कौन से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो पहला शुरुआत पहले से बेसिक से करेंगे, फिर इस तक पहुंचेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग इसी को प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।